हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है, जिसके अंदर दो पार्ट्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हम पाचन का कार्य करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं वो किस किस प्रकार से पचता है, कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या कार्य करता है, कौन सी ग्लैंड क्या कार्य करती है, कौन सी ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करती है और वो एंजाइम क्या कार्य करता है, ये सभी चीजें अपन करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने मुख करवाया था। मुख के अंदर मैंने टिथ के बारे में बताया था, टंग जीभ के बारे में बताया था, उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में बताया था, उसके बाद ये भोजन कहां पर आ गया था, ये ओइसोफेगस जिसको कहते हैं आहार नली, इसके बारे में बताया था। फिर भोजन स्टमक में आ गया था, स्टमक के बारे में बताया था, जठर ग्रंथि पाई जाती है, एचसीएल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्गन था जिसका नाम था लीवर। भाई, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन था भाई, जिसका नाम था लीवर। लीवर के बारे में मैंने जितनी भी बातें हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा जितनी मतलब हाई लेवल से लेवल जितनी बातें थी, मैंने आपको सभी की सभी शेयर कर दी थी। फिर भी कुछ जो है बातें रह जाती हैं, उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, लीवर के लिए एक अभी अभी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आया हुआ था कि क्रोनिक डैमेज ऑफ लीवर क्या कहलाता है। अभी लीवर का ज्यादा डैमेज हो जाना क्या कहलाता है। देखिए, अगर लीवर ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो उसको सिरोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सिरोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एक एग्जाम में आया हुआ था कि क्रोनिक डैमेज ऑफ लीवर क्या कहलाता है, तो सिरोसिस कहलाता है। अब देखो, और मैं आपको बता देता हूँ लीवर के बारे में। लीवर, देखो, लीवर जितनी जल्दी खराब होता है ना, उतनी जल्दी वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि इसकी रिकवरिंग पावर जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। कहने का मतलब, अगर मैं इस लीवर को काट दूं ना, आधा काट के उसको बाहर रख दूं, तो थोड़े दिन बाद आप पाओगे कि वो लीवर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वापस ग्रो कर जाएगा। कहने का मतलब, सबसे जल्दी कौन सा ऑर्गन सबसे जल्दी ठीक होता है, रिकवरिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपके लीवर की है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पाचन में तो कार्य करता ही है, आप सभी को पता है। पाचन में पित्त, बाइल जो है ये रिलीज करता है। और बाइल के बारे में मैंने आपको सभी बातें बताई थी। बाइल जो है पीले रंग का पिगमेंट होता है, जो लीवर द्वारा स्रावित किया जाता है। यह कोई भी एंजाइम नहीं होता, सभी बातें मैंने आपको बताई थी। 6.8 जो है 8 जो है इसका पीएच है, मान होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जितनी भी बातें जो थी बाइल के बारे में सभी बता दी थी कि अधिकता से इससे क्या हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। अब अपन देखो आगे चलेंगे, आगे पैनक्रिएटिक ग्लैंड करेंगे, पैनक्रियाज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो पैनक्रियाज ग्लैंड होगी। कौन सी होगी भाई? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। हिंदी में इसको अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। ये करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए भाई, जो भी बच्चा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए ये कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और उन कमेंट्स के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो भी बच्चा ग्राम सचिव, पटवारी और दुर्गा शक्ति, मेनली जो भी दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रहा है ना भाई, वो अच्छे से सुन लेना भाई। दुर्गा शक्ति की जो भी बच्ची तैयारी कर रही है, जो भी लड़की तैयारी कर रही है, ग्राम सचिव की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक साइंस का पूरा फैक्टर जो है, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं करवाने वाला हूं, जिसके अंदर कंप्यूटर की कुछ वीडियो अपनी जो है प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर, देखिए क्या क्या करवाने वाले हैं इसके अंदर हम दुर्गा शक्ति में। ये कंटिन्यू बैच चलेगा 12 तारीख तक। 12 का आपको एग्जाम है, 12/12/2021 को आपका एग्जाम है। यहां तक आपकी पूरी की पूरी तो मैं साइंस कंप्लीट करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा वो मेरा कार्य है। उसके बाद आपका कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर आपके प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद कंप्यूटर के अलावा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की एक मैराथन क्लास पड़ी हुई है हमारी, जो प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, साइंस के अंदर देखो बेटा, साइंस का ये पोर्शन तो चला हुआ, बायोलॉजी को अपन धीरे धीरे चलाएंगे और ये सारा का सारा थ्योरेटिकल चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल से ही आएगा। हरियाणा जो है लेवल से क्वेश्चन पूछती है। अगर आप क्वेश्चन से हरियाणा का कोई एग्जाम करना चाहोगे ना भी, क्या आप कहते हो, कई बच्चों की फोन आए, कई बच्चों को मैसेज आए कि सर एमसीक्यूज करवा दो, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करवा दो। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो वो करवा दो। और उनको भी यहाँ से मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं एक मतलब एक अलग से एक क्लास और लेके आया हूँ रात को 8 बजे। रात को 8 बजे क्लास होया करेगी हमारे पास, जिसके अंदर मैं डेली एमसीक्यूज करवाया करूंगा। सबसे पहले मैं फिजिक्स के एमसीक्यूज करवाऊंगा, लेकिन अपना जो प्रोसेस जो होगा वो अलग होगा। प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एमसीक्यूज चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले मैं चैप्टर के बारे में डिटेल करूंगा, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाइयां और मापन। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन निकालना सीखेंगे भी। ठीक है, जितनी भी यूनिट है सब करेंगे, जितने भी एमसीक्यू होंगे वो करेंगे अपन। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं। बाइलिंगुअल, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भी, जो भी देखिए साइंस कभी हिंदी में नहीं होती, फिर भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करवाता हूं। जो भी बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है वो याद रखना, यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल डेटा मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी एंड
इंग्लिश बोथ में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीएस भाई उत्तम चौहान जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक में आपको ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर मैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एमसीक्यू सीरीज चलेगी अपनी, जैसे कल जो है आपको कल रात 8 बजे, ठीक है, कल नहीं आज रात, कल नहीं करेंगे, आज ही कर देंगे इस काम को। आज रात 8 बजे आपको पहले चैप्टर की, पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की पूरे के पूरे एमसीक्यू, लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है मेरे पास, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा है मेरे पास सारे एमसीक्यूज का जो एसएससी में आए हैं और भी एग्जाम में आए हैं, वो तो करवाऊंगा ही। साथ में जितनी भी डिटेल बनती है सारी की सारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। डेली एक चैप्टर करेंगे, जैसे इसके बाद अगला फोर्स का चैप्टर होगा, बल का चैप्टर होगा, बल करेंगे विद न्यूमेरिकल। एक और अच्छी बात बता देता हूं, विद न्यूमेरिकल करेंगे भाई, विद न्यूमेरिकल करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल को निपटा देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, आप याद रखना। जो भी बच्चा दुर्गा शक्ति ग्राम सचिव पटवारी इनकी तैयारी कर रहा है, वो आप इस मतलब चैनल को आप बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से चलेगा, सारा का सारा प्रोसेस चलेगा, आपको सभी एग्जाम तक सारा का सारा प्रोसेस करवा दिया जाएगा। यूनिट है, मेजरमेंट है, फोर्स है, मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, ये जितने भी चैप्टर हैं आपके सभी के सभी फिजिक्स के एमसीक्यूज, लगभग हर एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन को करने में अपने को एमसीक्यूज में करने में आप ये मान के चलो 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। और उस 30 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं उनको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पहली 10 मिनट अपन उस चैप्टर के को रिलेट करेंगे, उसके बाद वो समझाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन अपना चला हुआ है, जैसे बायोलॉजी का थ्योरेटिकल पोर्शन चला हुआ है, ये तो चलता ही रहेगा भाई, याद रखना ये, ठीक है। जैसे ही बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा फिर अपन फिजिक्स चालू कर देंगे, फिर इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे भैया। अब बच्चों की कमेंट आए थे कि सर इतना भी डीप मत करो, थोड़ा फास्ट करो, एग्जाम है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट कर देंगे, मैं पहले ही बोर्ड पे लिख लिया करूंगा ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। समय बचने वाले काम करूंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी दुर्गा शक्ति ग्राम सचिव पटवारी इन सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अच्छे से जुड़ जाना। 3 बजे आपको बायोलॉजी की क्लास मिलेगी जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, 8 बजे आपको एमसीक्यूज की क्लास मिलेगी, इसमें भी थ्योरी करवाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छे से समझा के करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा, विद डिटेल, विद फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो भाई देखिए अपन क्या हुआ था, अपन ने यहां तक कर लिया था, ये आपका ओइसोफेगस था, ओइसोफेगस के बाद यहां पर आपका स्टेमक था, स्टेमक के नीचे यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक ऑर्गन था जिसका नाम था आपका पैनक्रियाज। क्या नाम था भाई? पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये ऑर्गन था भाई, ठीक है। ऊपर आपका लीवर मौजूद था, ये आपका लीवर था, लीवर के बारे में अपन कर चुके हैं। लीवर के नीचे गाल ब्लैडर था, गाल ब्लैडर के बारे में मैं करवा चुका हूं। बाइल इकट्ठा होता है यहाँ पर, ये आपकी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ये क्या स्टार्ट हो जाती है? आपकी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। छोटी आंत का पहला भाग, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये इसको करेंगे अपन पैनक्रियाज को, यहाँ पर मैंने लिख रखा है पैनक्रियाज, ठीक है। देखो पैनक्रियाज क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। देखिए मैंने आपको बताया था ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होती है जो एंजाइम रिलीज करती हैं, और आपकी एंडोक्राइन जो होती है वो होती है जो हार्मोन रिलीज करती हैं, दोनों के दोनों केमिकल हैं, ठीक है। तो आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड जो है, सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कहने का मतलब पाचन को भी मतलब पाचन का भी कार्य करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है, हार्मोन भी स्रावित करती है और पाचन में क्या स्रावित करती है? पाचन के लिए एंजाइम स्रावित करती है, तो दोनों को स्रावण करने का कार्य करती है, इसलिए क्या है कि मिक्स्ड ग्रंथि है। एक बात याद रखना, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है, तो कौन है? लीवर है, ये है सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी कौन है? पैनक्रियाज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वहां पर आपकी थायराइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थायराइड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके फैक्ट हैं, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे मैं ग्लैंड करवाऊंगा, उसके अंदर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। देखिए पैनक्रियाज की संरचना जो होती है, ये मैं लिखवा देता हूँ, इसकी संरचना पत्तीनुमा होती है। कैसी होती है बेटा? पत्तीनुमा, पत्तीनुमा होती है बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की तरह होती है, पत्ती की तरह होती है। जैसे कि ये आपकी पत्ती है, ठीक है, ये आपकी पत्ती है। डायग्राम मेरा थोड़ा खराब ही रहता है, ठीक है, फिर भी आप अच्छे से समझ लेना। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी खोज, पैनक्रियाज की खोज लैंगर हैंस ने की थी। किसने की थी? लैंगर
हैंस ने की थी। एक लैंगर हैंस का नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी, जिसका नाम था पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज। इसने क्यों खोज की थी? देखिए लैंगर हैंस ने एक आइसलैंड की भी खोज की थी। ये जो देखो आइलेट होता है, ये देखिए ये जो आपकी पेनक्रियाज है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। देखो मैं बता देता हूं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा सेल, 3 प्रकार की तो ये सेल, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और एक होती है आपकी भाई पीपी सेल, पीपी सेल। 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनी होती है भाई? आपकी पेनक्रियाज बनी होती है, ठीक है। पेनक्रियाज की जो अल्फा बीटा और गामा सेल जो होती हैं ये आपकी इस हिस्से में पाई जाती हैं, और बीच का ये जो हिस्सा ना जो आपको उठा हुआ दिख रहा है इसको कहते हैं लैंगर हैंस की, लैंगर हैंस की द्विपीका। क्या कहते हैं भाई? लैंगर हैंस की द्विपीका कहते हैं, ठीक है। तो लैंगर हैंस की द्विपीका जो है आपका कौन कार्य करती है? पीपी सेल। पीपी सेल कहां पर पाई जाती है? लैंगर हैंस की द्विपीका में पाई जाती है। अल्फा बीटा गामा सेल जो होती हैं आपके इस साइड और इस साइड पाई जाती है, ठीक है। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, ये बता देता हूं मैं। देखो देखो बेटा, ये अल्फा बीटा गामा सेल जो होती है ना वो आपके क्या स्त्रावित करती है? एंजाइम का स्त्रावन करती है। किनका? सॉरी, जो अल्फा बीटा और गामा जो होती हैं वो आपके हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। किनका स्त्रावन करती है? ये आपके हार्मोन का स्त्रावन करती है। किनका स्त्रावन करती है? हार्मोन का। और ये पीपी सेल जो होती है ना ये अग्नाशय रस का स्त्रावन करती है, अग्नाशय रस का स्त्रावन करती है, पैनक्रियाटिक जूस का स्त्रावन करती है, जिसके अंदर क्या होती है बेटा? एंजाइम होते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर डिटेल में पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि जो अग्नाशय की कौन सी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, सॉरी, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं हार्मोन का स्रावन करती हैं, अग्नाशय की कौन सी सेल कोशिका जो है आपकी एंजाइम का स्रावन करती है। ये बात आप याद रखना, अल्फा बीटा गामा सेल हार्मोन का स्रावन करती हैं, पीपी सेल जो है आपकी अग्नाशय रस का स्रावन करती हैं, ठीक है। अब अपन इसको डिटेल में लेकर चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, 3-4 बातें बताई हैं। लैंगर हैंस ने इसकी खोज की थी। सबसे बड़ी ग्रंथि है, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एंजाइम मतलब सॉरी, एंजाइम का स्रावन करने का कार्य किसका भी? पीपी सेल का है। और जो बीच का जो साबित है उसको लैंगर हैंस की द्विपीका बोलते हैं, जो क्या स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। सॉरी, ये जो है आपकी लैंगर हैंस की द्विपीका, लैंगर हैंस की द्विपीका किसका कार्य करती है? आपकी हार्मोन का स्रावन करती है। अल्फा बीटा गामा लैंगर हैंस की द्विपीका में पाई जाती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंगर हैंस की द्विपीका किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं से बनी होती है, जो क्या स्रावित करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। क्लियर भी? अब देखो बेटा, एक एक को डिटेल में करेंगे। अल्फा क्या स्रावित करती है, बीटा क्या स्रावित करती है, गामा क्या स्रावित करती है, और पीपी सेल अग्नाशय रस में क्या क्या होता है, ठीक है। अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं 3 प्रकार के, मेनली कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और वही एंजाइम भोजन को पचाएंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहां से मैं इसको खत्म कर देता हूं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसको थोड़ा इसको हटा देते हैं। देखो भाई, देखो यहां पर मैंने लिख दिया, एक लिख दी मैंने अल्फा सेल, अल्फा सेल ये लैंगर हैंस की द्विपीका की सेल है। यहां पर लिख दी मैंने बीटा सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है भाई बीटा सेल, इसको अच्छे से करेंगे। यहां पर मैंने लिख दी गामा सेल, पहले तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों कहां पर पाई जाती है? लैंगर हैंस, लैंगर हैंस की द्विपीका में पाई जाती है, द्विपीका में पाई जाती है अल्फा बीटा गामा सेल। और तीनों की तीनों क्या स्रावित करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। किनका स्रावन करती है? हार्मोन का। अब देखो भाई, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? देखिए, ये अल्फा सेल होती है ना, ये ग्लूकेगन, ग्लूकेगन, ग्लूकेगन केमिकल का स्रावन करती है, एज ए हार्मोन का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ना वो है भाई बीटा सेल। बीटा सेल जो है भाई, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। किस हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है, स्रावन करती है। क्यों बता रहा हूं मैं इतनी डिटेल में? आपको बताता हूं। इंसुलिन हार्मोन का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है कि हार्मोन है। इंसुलिन क्या भाई? एक हार्मोन है, ठीक है। कौन स्रावित करती है? बीटा सेल। किसकी है ये बीटा सेल? पैनक्रियाज की। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है, तो पैनक्रियाज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इंसुलिन कौन सी कोशिका स्रावित करती है, तो कौन सी कोशिका स्रावित करती है? बीटा सेल, ठीक है। अब इंसुलिन का फंडामेंटल देखिए, इंसुलिन कार्य क्या करती है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो शुगर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है भाई? शुगर, शुगर को नियंत्रण करता है। शुगर का मतलब समझ रहे हो ना भाई? शरीर के अंदर शुगर, शरीर के अंदर शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शरीर के अंदर शुगर को नियंत्रित करने का कार्य किसका भाई? इंसुलिन का है।
किसका भाई? इंसुलिन का है। भी शरीर के अंदर ज्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा शुगर होगी तो भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, और कम शुगर होगी तो भी व्यक्ति के लिए क्या भाई? हानिकारक है। अब देखो बेटा क्या होता क्या है, जैसे ही पैनक्रियाज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कौन क्या खराब हो जाती है? बिट्टा कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। जैसे ही बिट्टा कोशिका खराब होती हैं तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से भाई? हिंदी में लिख देता हूं इसको, इंसुलिन ऐसे लिखा जाता है, इंसुलिन की कमी से। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, इंसुलिन कार्य क्या कर रहा था? इंसुलिन शुगर को नियंत्रित कर रहा था। तो इंसुलिन की जैसे ही शरीर में कमी हो जाएगी ना, शुगर क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। जिसको आप शुगर की बीमारी कहते हो, वो शुगर नहीं होती, उस रोग को बोलते हैं बेटा मधुमेह, और इंग्लिश में इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं भाई? डायबिटीज, जिसको आप नॉर्मली शुगर बोलते हो। नॉर्मली क्या बोलते हो भाई? शुगर बोलते हो। तो इंसुलिन की अगर शरीर में कमी होगी, अगर पैनक्रियाटिक जो आपकी ग्लैंड जो है वो खराब होगी, तो आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगी, रोग हो जाएगा डायबिटीज। तो एक बार क्या हुआ, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन किया होता तो आप 2 मिनट में बता देते किसको प्रभावित करता है? पैनक्रियाज को प्रभावित करता है। तो ये था आपका इंसुलिन। ये क्या था भाई? इंसुलिन। उसके बाद अल्फा बीटा गामा। गामा जो सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन नाम का केमिकल जो है स्रावित करती है कौन भाई? आपकी गामा सेल। ठीक है, तो लैंगरेंस की तीनों कोशिकाओं का अपन ने जिक्र कर लिया है, अल्फा बीटा और गामा। अब इंपोर्टेंट, ये तो हार्मोन स्रावित कर रही थी, इनका कार्यवाही नहीं है, केवल आपको इंसुलिन को करना है, इंसुलिन के ऊपर फोकस रखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा में करवा दी है, कहीं हरियाणा भाई ये पता नहीं क्या पूछ के खड़ा हो जाए। ठीक है, कल को कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं बात करता हूं पीपी सेल। सबसे इंपॉर्टेंट सेल है पीपी सेल, क्योंकि ये पाचन का कार्य करवाती है। किसका कार्य करवाती है भाई? पाचन का कार्य करवाती है। ठीक है, तो भाई पीपी सेल, देखिए पीपी सेल क्वेश्चन आएगा आपको, क्या आएगा? पीपी सेल। ठीक है, पीपी सेल अग्नाशय रस का स्त्रावण, अग्नाशय रस का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? तो पीपी कोशिका करती है। कौन सी कोशिका करती है? पीपी कोशिका करती है। पैनक्रियाटिक जूस का स्त्रावण। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करती है? पीपी सेल रिलीज करती है। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए, एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा लाइपेज। तीसरा कौन भाई? लाइपेज। 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अग्नाशय रस 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। तो एंजाइम किसका पाचन करेगा भाई? भोजन का पाचन करेगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, अमाइलेज किसका पाचन करता है, और लाइपेज किसका पाचन करता है। तो सिंपल सी बात में आप याद रखना, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एक बात याद रखना, स्टमक के अंदर पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल रहा था। ये भी बात आप याद रखना। देखिए स्टमक के अंदर कौन था? पेप्सिन था, और पेप्सिन किसको पाचित कर रहा था? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल रहा था। ठीक है, लेकिन ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन बदलता है? अमीनो एसिड में कौन बदलता है? क्योंकि सिंपल फॉर्म, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म तो अमीनो एसिड है, और आपका शरीर तो सिंपल फॉर्म को ही जानता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कार्य यही है, जटिल को किसमें बदलना? सरल में बदलना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे, ट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? अमीनो एसिड में बदलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे ना, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है भाई ग्लूकोज। सिंपल फॉर्म क्या होती है भाई? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद लाइपेज जो है आपके वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। वसा को किसमें बदल देता है भाई? फैटी एसिड में बदल देता है। और ये कार्य करता है कौन भाई? आपका अग्नाशय रस। अब देखो बेटा, भोजन में तो अपन 3 ही चीज खा रहे हैं, और उन तीनों चीजों का पाचन किसने कर दिया? अग्नाशय रस ने कर दिया। इसीलिए इसको पूर्ण पाचन रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको, पूर्ण पाचन रस बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्ण पाचन रस किसे बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है वो किसे बोलते हैं? तो पैनक्रियाटिक जूस को बोलते हैं। तो ये थी आपकी पैनक्रियाज। क्या थी भाई? पैनक्रियाज। अब देखो भाई, पैनक्रियाज
से भोजन बिल्कुल पच चुका है। अब भोजन पचने का कार्य, भोजन का डाइजेस्ट होने का कार्य खत्म हो चुका है। अब अपन को मैटर मिल गया है, अब अपन ने प्रोडक्ट मिल गया है। अब प्रोडक्ट को ब्लड ले लेगा और शरीर को क्या कराएगा, सप्लाई कराएगा। अब ब्लड जो है इन किन के अंदर मौजूद है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या भाई, आपकी छोटी छोटी आंत, जिसको आप बोलते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम, जेजुनम और इलियम तीन भाग है। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, फिर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पाचन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। पाचन का कार्य कंप्लीट हो चुका है कहां पर, बिल्कुल यहां से कंप्लीट हो चुका है छोटी आंत में, क्योंकि ये हिस्सा किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत में, और ये भी हिस्सा किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत में। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे लीवर किसके साथ जुड़ा होता है, छोटी आंत के डेडुनम के साथ। ये डेडुनम हिस्सा होता है, डेडुनम होता है। और आपका पैनक्रियाज भी किसके साथ जुड़ा होता है, डेडुनम, छोटी आंत का डेडुनम हिस्से के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा पाचन का कार्य कहां पर खत्म हो जाता है, या पाचन का जो कार्य जो है आखिरी, जो पाचन का आखिरी अंग जो है वो कौन होता है, आपकी छोटी आंत होती है। यहां पर आकर पाचन का कार्य खत्म हो जाता है। अब पाचन हो चुका है, भोजन को एब्जॉर्ब करना है, इन सभी प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ब्लड के अंदर अवशोषित करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट आ जाती है छोटी आंत। अब छोटी आंत तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि भोजन तो बन गया, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब प्रोडक्ट को लेके कौन जाएगी शरीर में, शरीर के अंदर सप्लाई कौन करेगी, छोटी आंत करेगी। तो छोटी आंत को देखते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भाई, मैं तीनों नाम लिख देता हूं, डेडुनम, जेजुनम और ये होता है इलियम। क्योंकि कई बार है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता छोटी आंत के कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है, तो आप याद रखना ये ही तीन भाग होते हैं छोटी आंत, ठीक है। क्वेश्चन आएगा छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, डेडुनम, बीच का भाग जेजुनम, लास्ट का भाग इलियम, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप कर दोगे, ठीक है, अगर डायग्राम को अच्छे से आप देखते हो तो, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर आपको लिखना पाचन का आखिरी अंग है, पाचन का आखिरी अंग है, आखिरी अंग है। यहां पर पाचन क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। यहां पर पाचन का कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या कार्य स्टार्ट हो जाता है, पाचन खत्म, अवशोषण स्टार्ट। तो भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, भोजन का अवशोषण, इंग्लिश वाले एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पर होता है, आपकी छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर। अब देखो भोजन का अवशोषण होता कैसे है। देखिए, भोजन पच के आ चुका है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत को बना देता हूं मैं ऐसे, ये छोटी आंत एक नल की है, ठीक है। एक बात याद रखना, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है, लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है। देखिए, छोटी आंत के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर जो ना, ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा, इनके अंदर भरा हुआ ब्लड, भाई क्या भरा हुआ भाई, ब्लड। और इनको बोलते हैं भाई विलाई। क्या बोलते हैं भाई, बिल्ली बोल लो या विलाई बोल लो, ठीक है। ये होती है बेटा बिल्ली, बिल्ली नहीं बिल्ली, विल्ली, 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 ठीक है। ये होती है भाई विल्ली। अब ये क्या करेंगी, भोजन के अंदर जो भी ग्लूकोज, जो भी अमीनो एसिड, जो भी फैटी एसिड, सभी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड के सारे पूरे शरीर को क्या करेंगे भाई, सप्लाई करेंगे। क्योंकि मेरे पूरे शरीर को जरूरत है ग्लूकोज की, तो पूरा शरीर मेरे ले लेगा, ठीक है। तो ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, छोटी आंत की विल्ली, छोटी आंत की विल्ली। इसीलिए क्वेश्चन आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसने किया, विल्ली ने किया या नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही तो है। अगर भोजन को अवशोषित ही नहीं करेगी ये, तो उस भोजन का, पचे हुए भोजन का कार्य क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये विल्ली जो है ना, ये विल्ली जो है ना बेटा, ये पाचन की इकाई है। और मैं आपको बता चुका हूं, इकाई होती है यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल का मतलब सबसे छोटी, फंक्शनल का मतलब सबसे जरूरी, ठीक है। तो पाचन की इकाई कौन है भाई, विल्ली है। और विल्ली में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। और ये मेनली जेजुनम में पाई जाती है, मेनली जेजुनम में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो जेजुनम में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, जेजुनम के अंदर होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, जेजुनम के अंदर होता है। अब देखो बेटा, भोजन बिल्कुल पच चुके हैं, भोजन अब पचकर तैयार, मतलब पच चुका है, क्या पचना है नहीं, पूर्ण पाचन तो वहीं पर हो चुका था पैनक्रियाज के अंदर, भोजन का अवशोषण हो चुका है। लेकिन भोजन के अंदर कुछ चीजें रह गई। अब देखो, ये हिस्सा जो होता ना लास्ट, आगे जाके बड़ी आंत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये आगे जाकर बड़ी आंत का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण कर लेती है, बड़ी आंत का धारण कर लेती है। और ये जो छोटी आंत का इलियम, और बड़ी आंत यहाँ पर इसका सिक्कम, क्या होता है भाई,
सिक्कम। बड़ी आंत का पहला हिस्सा क्या होता है भाई? सिक्कम। बड़ी आंत का पहला हिस्सा सिक्कम होता है, ये बात याद रखना। बड़ी आंत का पहला हिस्सा सिक्कम, बीच का हिस्सा कोलोन और लास्ट का हिस्सा रेक्टम। ये रेक्टम होता है, ठीक है। ये बीच का हिस्सा कोलोन होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बड़ी आंत बड़ी आंत लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, देखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, हरियाणा है कुछ भी पूछ सकता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो भाई सिंपल सी बात है, बड़ी आंत का पहला हिस्सा सिक्कम होता है। पहला हिस्सा क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्कम, नाम थोड़े अटपटे हैं, याद रह जाएंगे। दूसरा हिस्सा कोलोन होता है, दूसरा हिस्सा कोलोन, और तीसरा हिस्सा होता है भाई रेक्टम, ठीक है। और लास्ट में ये आपका एनस, गुद्दा, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये देखो भाई सिक्कम, कई बार क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत बड़ी आंत के किस हिस्से से जुड़ी होती है, या बड़ी आंत का पहला हिस्सा, पहला भाग, बड़ी आंत का पहला भाग, बड़ी आंत का पहला भाग, ठीक है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। एक दो क्वेश्चन तो सिक्कम के ही आओ भाई, ठीक है। एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, सिक्कम को मिटा देता हूँ। सिक्कम के यहाँ पर एक वेस्टिगल ऑर्गन जुड़ा रहता है, जिसका शरीर में कोई भी रोल नहीं होता, जिसका शरीर में कोई भी रोल नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता, ठीक है। ये अपेंडिक्स होती है। क्या होती है भाई? अपेंडिक्स होती है। क्या होती है भाई? अपेंडिक्स। कई बार अपेंडिक्स को निकलवा भी देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं, इसका शरीर में कोई भी रोल नहीं होता। ये एक वेस्टिगल ऑर्गन है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स किस तंत्र का हिस्सा है? तो अपेंडिक्स जो है आपके किसका? सिक्कम, बड़ी आंत और पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र की बड़ी आंत की सिक्कम, ठीक है। डिटेल तक कर लेना, ठीक है। अपेंडिक्स एक वेस्टिगल ऑर्गन है, ये भी बात याद रखना, एक आपका वेस्टिगल ऑर्गन है। मैं आपको बता चुका हूं, वेस्टिगल का मतलब होता है जिसका कोई भी शरीर में रोल नहीं है, उसको वेस्टिगल ऑर्गन बोलते हैं। उसके बाद कोलोन, उसके बाद रेक्टम, 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ ये बड़ी आंत कार्य क्या करती है? कुछ ना कुछ तो कार्य करती होगी, छोटा मोटा कोई तो कार्य करती होगी भाई। बिल्कुल करती है। देखिए एक कार्य करती है, ठीक है। देखो भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में हो गया, लेकिन 2 चीज बच गई। कौन कौन बच गई? एक तो बच गई भाई आपकी दवाई, और एक बच गई भाई आपका पानी। दवाई पानी कहने को ना, दवाई पानी ले लो, दवाई पानी खाया करो, दवाई पानी लो, ठीक है। हाँ, ये दवाई और पानी, इन दोनों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कहां पर होता है? इन दोनों का अवशोषण। जो आप दवाई लेते हो, जो पानी पीते हो, ये शरीर में कहां पर जाके के मतलब अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो आपकी होती है बड़ी आंत। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। पाचन का सबसे लास्ट अंग क्या होता है? एनस होता है। क्या होता है भाई? एनस होता है, ठीक है। क्लियर भी? ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट हो चुका है। आगे के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, अब मैं बड़ा नहीं करूंगा। आपकी ये रिक्वेस्ट भी थी, रिक्वेस्ट मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम पास है। मैं क्या किया करूंगा, पहले बोर्ड के ऊपर सारा का सारा लिख लिया करूंगा, ताकि मतलब आपकी वीडियो के अंदर आपका ज्यादा समय खराब ना हो। जैसे अगला नेक्स्ट जो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ताकि डायग्राम बनाने में समय ना लगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको लिख दूंगा, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपका ज्यादा समय नहीं बचेगा, लगभग 20 मिनट के अंदर मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, जितना कंटेंट हो सकता है। देखिए अपन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपन बातें कम और काम ज्यादा, ठीक है। तो आप जुड़े रहना। दुर्गा शक्ति के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्राम सचिव दुर्गा शक्ति पटवारी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग 25 से 30 नंबर का काम मैं खुद करवा के भेजूंगा इस चैनल के ऊपर, जीएस बाय उत्तम चौहान के अंदर, जिसके अंदर कंप्यूटर, एग्रीकल्चर और आपकी साइंस, ठीक है। सब तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी, वो पीछे की वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। देखो इतना अपना बड़ा चैनल, इतना बड़ा अपना सेटअप नहीं है, नहीं इतना अच्छा कैमरा वैमरा, नहीं इतनी अच्छी साउंड हो सकती है, लेकिन अपने पास एक अच्छी चीज है, वो कंटेंट। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, कहीं भी आप इसको मतलब खरीद भी नहीं सकते, बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल आपको लास्ट तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जोड़ लेना, मतलब टेलीग्राम चैनल अपना जीएस बाय उत्तम चौहान, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। वहां पर आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अब इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं 8 बजे अपने एमसीक्यूज के साथ, फिजिक्स के एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।